हेलो दोस्तों, मैं रणधीर आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के यूं कह सकते हैं कि बैकफुट पे आने या यू टर्न लेने के ऊपर है। आपने जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बहस चल रहा है। अब बहस में 5 जज शामिल हैं सीजीआई को लेकर, और ये काफी दिन से डिबेट का विषय भी है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पे भी डिबेट हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अब इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, जो मैं एक और वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूं, तो मैं नहीं समझता कि फिर उसमें जाऊं, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका मतलब कुछ और है। मतलब ये है कि मैं पहले वाले वीडियो में बोला था तो किसी ने मेरे को ये कमेंट किया था कि अरे यार बहुत ज्ञानी बन रहा है। हम फैक्ट को फैक्ट की तरह रखते हैं और वो सुनने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि मेरे फैक्ट को आप कैसे ले रहे हो। मैं तो ये बता रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो पहले दिन में जो अपने सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बोला था कि जो न्यायपालिका का कार्य है वो अपने कार्य क्षेत्र को समझना चाहिए इनडायरेक्टली। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर का कानून बनाना का कार्य जो है वो संसद का है, मतलब विधायिका का है, वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? भारत की जो व्यवस्था है, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र, उसके 3 स्तंभ हैं। अब तो लोग 4 भी बोलते हैं, मीडिया को भी जोड़ देते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और संविधान में तीनों के अपने अपने जो कार्य हैं और सीमाएं हैं वो बताई गई है। विधायिका कार्य क्या है? कानून को बनाना, संसद में पास कराते हैं कानून को, जो संसद एमपी एमएलए जो भी होते हैं। और कार्यपालिका का कार्य है उस कानून को लागू कराना, और न्यायपालिका कार्य है कि जो इस कानून को नहीं मानता है उससे मनवाना, ये उसका कार्य है। अब जब कोई भी व्यक्ति अपने सीमा को तोड़ के बाहर निकलता है, मान लीजिए विधायिका का कार्य है कानून बनाना, अब वो देखने लगे कि नहीं कौन कानून मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, तो कोर्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? फिर लोकतंत्र के तीनों स्तंभ गायब हो जाएंगे। क्या मतलब रह जाएगा? अब ये दो पहले शुरुआत के एलजीबीटी आजकल क्यों हो गया है एलजीबीटी क्यों। अब एलजीबीटी क्यों क्या है? एलजीबीटी क्यों, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे और ट्रांसजेंडर। क्यों आजकल जो है क्यूर, ये क्यूर उसको बोलते हैं। अब आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि लेस्बियन किसको बोलते हैं, गे किसको बोलते हैं, बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं। क्यूर कई लोग नहीं जानते। क्यूर वो होता है कि वो अपने सेक्स के बारे में निर्णय नहीं कर पाता कि वो क्या है और क्या करना चाहिए, तो उस परिस्थिति को उन्होंने निर्धारित किया कि क्यों है। अब ये जो कानून है, पहले ये आप देखिए कि अंग्रेजों के जमाने में, पहले मैंने तो एंशिएंट से सब समस्याएं, कोई ऐसा नहीं है कि ये सब इशू जो है अभी अचानक से पैदा हो गया, ये पहले से ही चल रही है। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया 377 आर्टिकल है, जो उसको उन्होंने ये बनाया कि जो भी 2 लोग, मतलब सेम सेक्स के लोग अगर कोई भी ऐसा कार्य करते तो उनको 10 साल के सजा का प्रावधान था, या उम्र भर का भी। तो उन्होंने 377 बनाया और ये चलता रहा। इस पे बहुत बहस हुआ, और आपको बता दूं कि 2009 में हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि
जो 377 का उल्लंघन करता है वो एक जुर्म नहीं है, लेकिन 2013 में इसी को पलट दिया गया और माना कि नहीं ये जुर्म है। और इसमें कांग्रेस की सरकार को तब के, क्योंकि 2 बार उन्होंने फरवरी और मार्च में 2 बार उन्होंने स्टैंड चेंज किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। लेकिन 2018 में 377 को मान्यता मिल गई कि 2 व्यक्ति साथ में रह सकते हैं, अगर संबंध बनाते हैं तो गलत नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा गया कि ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अब उससे आगे कोई भी परिस्थिति होती है तो वो कहीं रुक नहीं जाती, वो चलती है, आगे बढ़ती है। अब ये आ गया कि भाई इनको केवल एक साथ रहने से इनको संवैधानिक मान्यता तो मिलेगी नहीं, जैसे संपत्ति का अधिकार हो गया, तरह तरह की फैसिलिटी जो है, अगर जो कानूनन शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनको मिलती है, वो उनको मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये मुद्दा आया कि नहीं भाई, हमें कानूनी मान्यता भी मिलनी चाहिए, मतलब हमें शादी करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब इस पे ही बहस आके रुक गया, जिसमें पहले आपने देखा होगा काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था कि उसमें सिजाई चंद्रचूड़ ने एक जगह पे बोल दिया था कि अरे जेनिटल सेक्स डिसाइड नहीं करता, कि मतलब कोई आदमी है या मर्द, मतलब ये चीज डिसाइड नहीं करता, मतलब ये आदमी के सोच है, मतलब ऐसा उनका कहना था। कोई एब्सोल्यूट मैन वुमन नहीं होता, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 दिन से लगी पड़ी थी कि नहीं हम तो कानून बनाएंगे, वो अचानक से 6ठे दिन पर उनको यू टर्न क्यों लेना पड़ा? क्योंकि तुषार मेहता तो शुरू से ही बोल रहे हैं, पहले दिन से, कि ये काम जो है वो विधायिका का है, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। अंत में 6ठे दिन ये मानना पड़ा कि नहीं हम इसमें, क्योंकि शुरू में क्या बोल रहे थे, अब ये समझिए कि मैरिज एक्ट है क्या। मैरिज एक्ट जो है 1954 एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है, बाद में एक आया है स्पेशल मैरिज एक्ट, और उसके बाद 1955 में ही आया हिंदू मैरिज एक्ट। अब मुस्लिम अगर मुस्लिम से शादी करता है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से कर सकता है, हिंदू अगर शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कर सकता है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों आया? क्योंकि मैं इसमें ये इसलिए संदर्भ बता रहा हूं कि पूरा गेम इसी के बीच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं न मुस्लिम मैरिज एक्ट में कोई परिवर्तन करना चाहता हूं, न हिंदू मैरिज एक्ट में, मैं स्पेशल मैरिज एक्ट में हम कुछ करना चाहते हैं। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट ये है कि अगर 2 व्यक्ति अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं और उनको धर्म भी अपना चेंज नहीं करना है, तो वो कैसे शादी करेंगे, उनकी शादी को मान्यता कैसे मिलेगी? तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, काफी लोग हैं, मतलब बहुत नेता अभिनेता बहुत लोग हैं। तो वो लोग इसी मैरिज एक्ट से भी शादी करते हैं, जो अपने रिलीजन को चेंज नहीं करना चाहते, अपने अपने फेथ के साथ रहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना अंत में 6ठे दिन कि ये जो कार्य है वो विधायिका का, क्योंकि उन्होंने पहले ये प्रयास किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब तुषार मेहता ने बोला कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति किस जेंडर का, क्योंकि जो एलजीबीटी है उसमें जेंडर भी 72 तरह का है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कौन जेंडर में? और अगर इसको लाना है तो ऐसा सिंपल नहीं है, 160 कानून में, एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। ये संसद में ही हो सकता है, ये न्यायपालिका में नहीं हो सकता। तो तुषार मेहता शुरू से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये मानने को तैयार नहीं था कि नहीं ये कार्य मेरा नहीं है, और तुषार मेहता ये बोलते रहे कि ये कार्य विधायिका के अंतर्गत ही आता है।
तो अंत में उनको मानना पड़ा। अब उसका वजह ये है कि शायद अभी तो हम गेस कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इतना इस पे डिबेट हुआ, इतना लोगों ने ट्रोल किया कि उसका भी इफेक्ट हो सकता है, कि जिसकी वजह से उनको लगा होगा कि नहीं, यहाँ बैकफुट होना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये भी होता है कि हर फेथ में, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, इसको गलत ही माना गया है। तो जब ऐसी बातें आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को पीछे भी हटना पड़ता है, क्योंकि अब ये कानून जो है अगर लागू हो जाता तो भारत एशिया में पहला देश होता। फॉरेन में तो ये लागू हो गया तो सोच रहे थे कि पूरा जो बाहर में जो कल्चर है वो यहाँ भी लाया जाए। जैसे अमेरिका में कई स्टेट में पहले से लागू था, लेकिन चूंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स, तो हर स्टेट्स में ये कानून कहीं कहीं लागू था। लेकिन 2015 में ये कानून जो है पूरी अमेरिका में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। ऐसे ही स्विट्जरलैंड में हुआ और बाकी जगहों पे हुआ, नॉर्वे में भी हुआ इस कानून को कि व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति शादी करके रह सकते हैं और उनको संवैधानिक अधिकार भी मिल सकता है। लेकिन ये इंडिया में एक अलग कल्चर है और उनका संविधान भी भारत के संविधान के हिसाब से ही चलेगा, और चाहे न्यायपालिका हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये मानना पड़ेगा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और सबको अपनी सीमाएं समझनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।